नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे रिसर्च के अंतर्गत चर्चा की थी कि रिसर्च क्या होता है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके गुण, उद्देश्य और महत्व पर चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम आगे बढ़ाते हुए रिसर्च के अंतर्गत आज आपसे बात करेंगे शोध के चरण यानी कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, शोध के चरण व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत, यानी कि आपको पता है कि शोध एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, तो जो शोध के चरण हैं व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत अनुसंधान को अंजाम देने के लिए बनाए गए होते हैं। यह चरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान को सुव्यवस्थित करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि शोध जो है वो एक व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो उसी को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए इन्हें बनाया गया है। आइए कुछ शोध के प्रमुख चरणों को विस्तार से समझते हैं थोड़ा। इसमें जो पहला होता है आपका शोध के चरण में, वो होता है शोध समस्या की पहचान और परिभाषा, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि शोध में एक समस्या को लिया जाता है और उस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें समस्या की पहचान करनी पड़ेगी, किसी भी क्षेत्र में समस्या की पहचान करनी पड़ेगी और उसको परिभाषित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समस्या की पहचान। तो शोध प्रक्रिया की शुरुआत एक स्पष्ट और केंद्रित समस्या की पहचान से होती है, यानी शोध का जो प्रोसेस है वो स्पष्ट और केंद्रित समस्या की पहचान से होती है। शोधकर्ता यह तय करता है कि किस मुद्दे या समस्या पर अध्ययन करना है, यानी कि शोध करना है। यह समस्या क्षेत्र विशेष में मौजूदा ज्ञान की कमियों से संबंधित हो सकती है। मौजूदा ज्ञान की कमियों से संबंधित कहने का मतलब है कि जब हम किसी क्षेत्र में पूर्व में हुए शोध का साहित्य सर्वेक्षण करते हैं तो उससे हमारे सामने निकल कर के आता है कि कौन सा क्षेत्र अभी अध्ययन करने के लिए रह गया है, यानी कौन सी कमियां बची हैं अभी। तो वही आपकी होती हैं समस्या। तो समस्या की पहचान हो गई। अब हमें परिभाषित भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब समस्या को हमने पहचान लिया है। तो समस्या को सही और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है ताकि यह शोध को एक निश्चित दिशा प्रदान करे। एक अच्छा शोध प्रश्न विशिष्ट, प्रासंगिक और अनुसंधान योग्य होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो शोध है या समस्या है हमारी, यह शोध प्रश्न को ही शोध समस्या कहते हैं। ठीक है, तो वह विशिष्ट भी हो, प्रासंगिक भी हो और अनुसंधान योग्य भी होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है साहित्य समीक्षा, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू। इसमें पूर्व शोध का अध्ययन। तो शोधकर्ता संबंधित विषय पर, हमने समस्या को चुनाव कर लिया है, ठीक है, अब उसी समस्या पर यानी संबंधित विषय पर उपलब्ध पूर्व शोध और साहित्य की समीक्षा करते हैं। यानी जो शोध करता है उसने समस्या को पहचान लिया है, अब उस समस्या पर पहले क्या क्या काम हुआ है। ठीक है, तो पूर्व शोध यानी क्या क्या काम हो चुका है और उसमें साहित्य कितना उपलब्ध है, उसकी समीक्षा की जाती है। यह प्रक्रिया शोधकर्ता को यह समझने में मदद करती है कि पहले से क्या ज्ञात है और किन क्षेत्रों में और अध्ययन की आवश्यकता है। यानी कि पहले तो हमने एक समस्या ली, उस समस्या पर कितना काम हुआ है, यानी कि पूर्व का शोध कितना हो चुका है और कितना साहित्य उसमें उपलब्ध है। फिर ये देखा जाता है कि अभी उस समस्या से संबंधित कौन सा पक्ष छूट गया है। ठीक है, मान लो कोई समस्या है
और उस समस्या का सामाजिक अध्ययन हो चुका है, आर्थिक अध्ययन हो चुका है, राजनीतिक अध्ययन हो चुका है, लेकिन उसका भी सांस्कृतिक अध्ययन नहीं हुआ है। तो हमारा जो समस्या होगी वो है सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, तो इस पर हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद है समीक्षा का महत्व। तो साहित्य समीक्षा से शोधकर्ता को अपनी समस्या को बेहतर ढंग से परिभाषित करने में मदद मिलती है। तो आप समझ गए कि शोध समीक्षा का महत्व क्यों है, क्योंकि जो समस्या हमने ली थी उसे हम बेहतर ढंग से अब परिभाषित कर सकते हैं, इसमें मदद मिलती है। और ये सुनिश्चित करती है कि शोध दोहराव नहीं हो रहा है, यानी ये सुनिश्चित समीक्षा करती है कि अब हम जो काम करने जा रहे हैं जिस समस्या को लेकर के, उसमें पूर्व में शोध नहीं हुआ है और अब हमें उसमें शोध करना है। इसके अतिरिक्त यह संभावित अवधारणाओं यानी परिकल्पनाओं, सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को समझने में सहायक होती है। यानी कि ये समीक्षा हमें बताती है कि जो हम समस्या ले रहे हैं उसका संभावित समाधान क्या हो सकता है, यानी संभावित अवधारणाएं और सिद्धांत और परिकल्पनाएं क्या हो सकती हैं, यह समझने में भी साहित्य समीक्षा हमारी मदद करती है। तो एक तो दोहराव नहीं होगा, इसमें मदद करती है। ठीक है, और समझने में मदद करती है अवधारणाओं, सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को। इसके बाद तीसरा स्टेप्स है शोध उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण करना, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। अब हमने साहित्य समीक्षा कर ली है, पहले तो हमने समस्या की पहचान कर ली, फिर साहित्य समीक्षा भी कर ली। अब इसके बाद आता है उद्देश्य, यानी शोध के स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं जो बताते हैं कि शोध से क्या हासिल करना है। यानी हमने साहित्य समीक्षा कर ली है, अब हम ये बताएंगे कि अगर ये हम समस्या पर शोध कार्य करते हैं तो इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, क्या हासिल होगा। उद्देश्य स्पष्ट, संक्षिप्त और शोध करने योग्य होना चाहिए। इसके बाद है अगला स्टेप्स है परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। यदि आवश्यक हो तो एक परिकल्पना बनाई जाती है जो एक संभावित उत्तर या संबंध के बारे में एक शिक्षित अनुमान है। तो ये आपको याद रखना है कि परिकल्पना क्या है। तो संबंधित समस्या से संबंधित, यानी जो समस्या हमने ली है उससे संबंधित एक संभावित उत्तर है, यानी एक समस्या है, समस्या का क्या समाधान हो सकता है या क्या कारण उसका हो सकता है। ठीक है, क्या कारण हो सकता है, ये संभावित उत्तर या संबंधित शिक्षित अनुमान है ये, और ये परीक्षण योग्य होता है और अनुसंधान प्रक्रिया में मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। हाइपोथेसिस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों हम, यहाँ पे आप इतना ही जान लीजिए कि ये संभावित उत्तर है या शिक्षित अनुमान है जो कि परीक्षण योग्य भी होता है और अनुसंधान प्रक्रिया में मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद है शोध डिजाइन तैयार करना, यानी रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन। इसमें पहला कदम है शोध पद्धति। शोध पद्धति को हम रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहते हैं, मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब हमने सब कुछ बना लिया है, अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि अब हमें शोध कार्य हम करेंगे कैसे। तो जो शोध पद्धति है यह चरण शोध प्रक्रिया के लिए एक संपूर्ण योजना तैयार करने का है कि हम जो शोध कार्य करने जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन सा डाटा कलेक्ट करेंगे और उन डाटा का विश्लेषण कैसे करेंगे, निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें शोध पद्धति में बताई जाती हैं। इसमें यह तय किया जाता है कि डेटा कैसे एकत्र किया जाएगा और किस प्रकार की डिजाइन, यानी कि प्रयोगात्मक डिजाइन होगी कि गैर प्रयोगात्मक होगी, उपयोग की जाएगी, और कौन कौन से उपकरण और तकनीकें अपनाई जाएंगी। ठीक है,
तो डेटा कैसे एकत्र किया जाएगा? डेटा यहाँ पे बता दें आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा है आपका होता है सेकेंडरी। तो इस डाटा को हम प्राप्त कैसे करेंगे? जैसे जो प्राइमरी डेटा है वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, क्वेश्चनायर के माध्यम से और शेड्यूल के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सेकेंडरी डेटा के लिए हम विभिन्न प्रकाशनों यानी कि रिपोर्ट की चर्चा करेंगे और सरकारी आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये डाटा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा और कौन कौन से डाटा कलेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पे हम उपकरणों की बात करें या तकनीकों की बात करें तो हम कौन सी सांख्यिकीय तकनीक का इस्तेमाल करेंगे? सहसंबंध, रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन, काई स्क्वायर टेस्ट, SPSS आदि किन के माध्यम से हम उनका विश्लेषण करेंगे? तो यहाँ पर शोध पद्धति में ये बताया जाता है। इसके बाद है सैंपलिंग की योजना। यह तय किया जाता है कि किस आबादी से डेटा एकत्र किया जाएगा और सैंपलिंग की विधि क्या होगी। ठीक है, यानी कि रैंडम सैंपलिंग होगी कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होगी कि कोटा सैंपलिंग होगी, यानी कौन सी सैंपलिंग हम अपनाएंगे और किस आबादी से। यानी किस आबादी कहने का मतलब है कि कितनी आबादी को हम ले रहे हैं अपने समस्या के रूप में, यहाँ ये बताना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सैंपल प्रतिनिधि हो और शोध निष्कर्षों का सामान्यीकरण किया जा सके, तो यहाँ पर यह चीज़ बतानी होती है। इसके बाद है डेटा संग्रहण यानी डेटा कलेक्शन। अब हमने सब कुछ बता दिया है, ठीक है, कि शोध प्रविधि में कौन कौन हम क्या क्या करने वाले हैं। तो डाटा कलेक्शन में पहला तो आपका प्राथमिक डाटा आता है। यह डेटा सीधे शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किया जाता है, यानी कि जो शोध कार्य कर रहा है, यानी जिसने समस्या को लिया है, समस्या को पहचाना है, साहित्य समीक्षा की है, वही शोधकर्ता होता है। तो शोधकर्ता जब सीधे डाटा कलेक्शन करता है तो वो आपका प्राथमिक होता है। इसके लिए वह सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनायर, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है, सर्वेक्षण का मतलब सर्वे होता है, प्रश्नावली, इसके अलावा अनुसूची यानी कि शेड्यूल। इसके बाद है एक आपका होता है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। जैसी प्रश्नावली या प्रयोग जैसी विधियां अपनाई जाती हैं प्राथमिक डाटा कलेक्शन करने में। द्वितीयक डाटा, यह डेटा पहले से उपलब्ध स्रोतों से एकत्र किया जाता है, यानी कि पहले से वो डाटा कलेक्ट किया जा चुका है, अब उसका इस्तेमाल शोधकर्ता अपनी शोध में करना चाहता है। तो ये डाटा कहाँ से मिलेगा? तो जैसे सरकारी रिपोर्ट्स हैं आपकी, सांख्यिकी है या शोध प्रकाशन है, इनके माध्यम से डाटा कलेक्शन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि स्वास्थ्य से संबंधित या जनसंख्या से संबंधित अगर डाटा कलेक्शन करना है हम, तो उसके लिए हम आपका जैसे जनगणना आपकी होती है, वहाँ से डाटा कलेक्शन कर सकते हैं हम। एक होता है IIPS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन संस्थान है आपका, वहाँ से डाटा कलेक्शन होता है आपका। ठीक है, तो ऐसे कुछ संस्थान होते हैं जो डाटा को प्रकाशित करते हैं, कुछ सरकार भी अपनी रिपोर्ट्स जारी करती है, तो उनके माध्यम से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद उपकरणों की बात करें अगर हम, तो डेटा संग्रह के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का चयन और उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके बाद अब हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया, तो अब हम डाटा का विश्लेषण भी करेंगे। तो सबसे पहले है डेटा की तैयारी यानी डेटा तैयारी। तो डेटा एकत्र करने के बाद उसे साफ और व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो तो बिखरा हुआ होता है, उसके लिए हम उसे क्लियर करते हैं, यानी कौन सा डाटा हम उपयोग में ले सकते हैं और कौन सा डाटा उपयोग में नहीं ले सकते, तो वर्गीकरण करते हैं। इसके अलावा हम उसे व्यवस्थित करते हैं ताकि विश्लेषण के लिए तैयार हो सके। इसमें गलत और अधूरे डेटा को हटाना भी शामिल होता है, यानी गलत और अधूरे डेटा को हटाना ही उसे साफ करना कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद है कि विश्लेषण तकनीक कौन सी इस्तेमाल करेंगे हम। तो डेटा के प्रकार के आधार पर विश्लेषण की विधि चुनी जाती है, यानी कि डेटा के प्रकार के आधार पर, यानी प्राथमिक डेटा या द्वितीयक डेटा, इसके आधार पर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मात्रात्मक डेटा है कि गुणात्मक डाटा है। तो यदि मात्रात्मक डेटा है तो सांख्यिकीय विश्लेषण तकनीकें जैसे औसत, मानक विचलन, सहसंबंध, प्रतिगमन आदि का उपयोग किया जाता है इनके विश्लेषण में। ठीक है। और यदि मान लो कि आपका गुणात्मक डाटा है तो सामग्री का विश्लेषण किया जाता है, विषय वस्तु विश्लेषण यानी थीमेटिक एनालिसिस आदि तकनीकों का उपयोग किया जाता है डाटा को एनालिसिस करने में। सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं डेटा के विश्लेषण के लिए। तो डेटा विश्लेषण के लिए SPSS, R, एक्सेल, NVivo आदि सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है डाटा का विश्लेषण करने के लिए। ठीक है। इसके बाद हमने डाटा कलेक्ट भी कर लिया, उसका विश्लेषण भी कर लिया, तो इसका अगला चरण होता है परिणामों की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। यानी विश्लेषण करने के बाद हम निष्कर्ष भी निकालेंगे। तो परिणामों का विश्लेषण यानी शोध निष्कर्षों को शोध उद्देश्यों और परिकल्पनाओं के संदर्भ में व्याख्या किया जाता है। यानी कि जो हमने परिकल्पना बनाई थी साहित्य समीक्षा के बाद और उद्देश्यों को निर्धारित किया था कि इस शोध से इन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, तो उन्हीं के संदर्भ में अब हम शोध निष्कर्षों को व्याख्यायित करते हैं। और ये देखा जाता है कि डेटा क्या इंगित करता है और क्या परिकल्पना स्वीकार या खारिज होनी चाहिए। यानी कि जो हमने समस्या से संबंधित एक संभावित उत्तर या शिक्षित अनुमान लगाया था, तो क्या डेटा का विश्लेषण करने के बाद वही रिजल्ट आया है जो हमने संभावित उत्तर लिया था या शिक्षित अनुमान लगाया था। अगर वही आया है तो स्वीकार कर ली जाएगी परिकल्पना, और अगर नहीं आया तो अस्वीकार कर दी जाएगी। इसके बाद है निष्कर्ष निकालना। तो परिणामों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है जो स्पष्ट और संक्षिप्त होता है। यह निष्कर्ष शोध प्रश्न का उत्तर देता है और समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इसके बाद है निष्कर्ष और अनुशंसाएं यानी कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। तो पहला आपका निष्कर्ष है। तो शोध निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है और यह दिखाया जाता है कि शोध प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया गया है। अनुशंसाएं इसके अंतर्गत भविष्य के शोध के लिए सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है। यानी कि हमने शोध कार्य करके जो निष्कर्ष निकाला है उसी के आधार पे हम भविष्य के शोध के लिए सुझाव देते हैं। यह बताया जाता है कि किन क्षेत्रों में और अधिक शोध की आवश्यकता हो सकती है या निष्कर्षों का व्यवहारिक अनुप्रयोग हो सकता है या नहीं। ठीक है, ये भी बताया जाता है। यानी कि हम अनुशंसाओं के अंदर कह सकते हैं कि यहाँ पर शोध की प्रासंगिकता को देखा जाता है, यानी रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च, कि हमने जो शोध कार्य किया है वह कितना प्रासंगिक है, यानी समाज में वो कितना परिवर्तन ला सकता है और समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके बाद है शोध रिपोर्ट लेखन यानी रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट की संरचना। शोध रिपोर्ट एक व्यवस्थित दस्तावेज है जिसमें अध्ययन के सभी चरणों का वर्णन किया जाता है। यानी कि हमने शोध कार्य कैसे कैसे किया है, पहले किस चरण का, यानी कि अलग अलग जो चरण हमने अपनाए थे उनका वर्णन किया जाता है लिखित रूप में। इसमें प्रस्तावना, शोध समस्या, साहित्य समीक्षा, शोध पद्धति, निष्कर्ष और अनुशंसाएं आदि शामिल होते हैं और इन्हीं को हम रिपोर्ट की संरचना कहते हैं। अब है रिपोर्ट लेखन की नियम। तो लेखन स्पष्ट
और संक्षिप्त होना चाहिए। इसमें ग्राफ, टेबल और चार्ट का उपयोग करके डेटा को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अब है शोध निष्कर्षों का प्रकाशन यानी पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी जो हमने शोध करके एक समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है उसको अब हम प्रकाशित करना होता है। तो शोध निष्कर्षों को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि अन्य शोधकर्ता और समाज उन पर विचार कर सके, यानी जो हमने शोध करके समस्या का समाधान निकाला है उस पर अन्य शोधकर्ता या समाज विचार कर सके और उनका उपयोग भी कर सके। यह शोध पत्रिकाओं, सम्मेलन पत्रों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किया जाता है। जैसे इस समय शोध गंगा प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्हें प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद है समालोचना और प्रतिक्रिया। अब इसके बाद अन्य विशेषज्ञों द्वारा शोध कार्य की समालोचना और प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, यानी जब ये प्रकाशित होगा अलग अलग विद्वान उसे पढ़ेंगे शोध को, तो जाहिर सी बात है वो इस पर उंगली भी उठाएंगे कि ये कार्य सही है या नहीं है, तो उसकी समालोचना भी की जाएगी और प्रतिक्रिया भी होती है, और जो शोधकर्ता को अपने कार्य में सुधार करने में मदद करती है। जाहिर सी बात है आलोचना होगी तो जो शोध कार्य किया जाता है उसका जवाब भी देना पड़ेगा, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि शोधकर्ता अपने शोध में सुधार भी कर सकता है। अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो शोध के चरण अनुसंधान को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का उद्देश्य शोध की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाना होता है। ठीक है। शोध प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक चरण को कितनी अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है, यानी शोध चरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है किसी भी शोध के लिए। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की शोध चरणों के बारे में। इसमें हमने पहला जो हमारा चरण है वो है शोध समस्या की पहचान और परिभाषित करना उसे। इसके बाद है साहित्य समीक्षा यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। शोध उद्देश्यों और परिकल्पनाओं का निर्माण, यानी इसमें उद्देश्य और परिकल्पना बताई जाती है। शोध डिजाइन तैयार करना, इसके अंतर्गत शोध पद्धति और सैंपलिंग योजना बताई जाती है। इसके बाद है डाटा कलेक्शन। इसके बाद है डेटा का विश्लेषण करना। इसके बाद है परिणामों की व्याख्या करना यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इसके बाद है निष्कर्ष और अनुशंसाएं यानी कि कंक्लूशंस एंड रिकमेंडेशंस। इसके बाद है शोध रिपोर्ट लेखन यानी रिपोर्ट राइटिंग। शोध निष्कर्षों का प्रकाशन करना। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे शोध के चरण थे, और लास्ट में हमने इनमें निष्कर्ष भी देखा था कि शोध से हमें क्या क्या मदद मिलती है या क्या शोध का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। कभी लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।